नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। हम लोगों ने अपना पहला टॉपिक आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत पूरा किया है, जो कि था भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन से जितने भी क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो भविष्य में पूछे जा सकते हैं या जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों का संग्रह हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यानपूर्वक देखिए और पूरे क्वेश्चनों को फुल एनालिसिस के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत आने के पीछे अपने लक्ष्य को इन शब्दों में व्यक्त किया? हम ईसाइयों व मसाले लेने आए हैं। तो दोस्तों, यदि आपने टॉपिक पढ़ा है तो आप भी साथ के साथ सॉल्व करें और अपना एक कॉपी पेन ले लें और उस पर देखें आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है, ये कथन था, हम ईसाइयों मसाले लेने आए हैं। जो पुर्तगाली पहले पुर्तगाली नाविक थे वास्को डी गामा, ये उनका कथन था। तो इसका सही आंसर है वास्को डी गामा, ऑप्शन सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता की स्थापना की थी? तो कलकत्ता की स्थापना दोस्तों किसने की थी? जोब चारनोक ने। किसने की थी? जोब चारनोक। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1606 में गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल करने के पश्चात कौन मसूलीपत्तनम में स्थापित हो गए? तो मसूलीपत्तनम में कौन स्थापित हुए थे? डच स्थापित हुए थे। कौन स्थापित हुए थे? डच। और जो गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान हासिल करेंगे 1632 में, वो होंगे अंग्रेज। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो 1606 में गोलकुंडा के शासन से फरमान प्राप्त किया है वो किया है डचों ने। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्राप्त किए गए स्थानों को उनके वर्षों से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं, कालीकट को कब प्राप्त किया था पुर्तगालियों? तो कालीकट को प्राप्त किया था 1500 ईस्वी में। कब किया था दोस्तों? 1500 ईस्वी में। तो इसी तरीके से लगाते हुए हम लोग चलेंगे। 1500 ईस्वी में कालीकट, कन्नानौर को 1502 ईस्वी में। देखिए, कूट का प्रयोग इस तरीके से करना हमें पेपर में भी कि कम से कम सोल्व करना पड़े और हमें अपना आंसर मिल जाए। तो ए का तीसरा देख लेंगे कहाँ मिला। तो ए का तीसरा केवल डी ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा और आगे हमें सोल्व करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यदि आपको एक या दो कथन भी पता है तो कुछ क्वेश्चंस को आप ऐसे ही सोल्व कर पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कालीकट को 1500 में प्राप्त किया था, कन्नानौर को 1502 में, धाबोल को प्राप्त किया था 1522 में और पोन्नानी को 1526 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन, किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए थे? तो मैंने अपने टॉपिक में जब पढ़ा रहा था बताया था, एक पी डी ई डी एफ एस, ये इनका आने का क्रम था। तो यही इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था, किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए थे? तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डैन, फ्रांसीसी, स्वीडिश। तो हमें दिख रहा है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डैन, फ्रांसीसी पहले ही ऑप्शन में हम लोगों को दिख रहा है, क्योंकि पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, क्योंकि और इसमें दिए नहीं है, लास्ट में फ्रांसीसी। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1498 में वास्को डी गामा भारत कहाँ पहुंचा था? तो सभी को मेरे हिसाब से पता होगा, 1498 में वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा था? कालीकट के तट पर पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था दोस्तों? कालीकट के तट पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन आया था? पहला पुर्तगाली वायसराय पूछ रहा है। ठीक, तो पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? कौन नियुक्त किया गया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब इसमें लिखा हुआ है अल्फांसो अल्बुकर्क। तो यदि आपसे कहीं पूछा जाए कि प्रथम वायसराय, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। यदि आपसे पूछा जाए कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, तो अल्फांसो अल्बुकर्क आएगा। क्या आएगा? अल्फांसो अल्बुकर्क। और वास्को डी गामा कौन था? जो पहली बार यूरोप से पहली बार कोई नाविक आया था जिसने कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत की खोज की थी। वास्को डी गामा वह था। और वास्को डी गामा कितनी बार भारत आता है? तो वास्को डी गामा 3 बार भारत आता है। ठीक, और यहीं पर ही इसकी कोचीन में मृत्यु होती है और वास्को डी गामा का जो समाधि है वो भी कोचीन में ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस यूरोपीय शक्ति ने पहली बार भारत के साथ समुद्री मार्ग से व्यापार करना शुरू किया? तो अभी आपने पीछे पढ़ा, सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। तो इसका ऑप्शन क्या है? सी। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। अगला क्वेश्चन,
किस यूरोपीय समुदाय ने भारत में प्रथम व्यापार संबंध बनाया? वही ये किसी भी तरीके से रिपीट किया जा सकता है और ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं विभिन्न एग्जामों में, विभिन्न तरीके से पूछे हुए हैं, इसीलिए बार बार रिपीट हो रहा है कि किस यूरोपीय समुदाय ने भारत में प्रथम व्यापार संबंध बनाया, जिससे कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो एग्जाम में। इसलिए बार बार कितने तरीके से क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, वो सभी को हमने लिया है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पुर्तगाली। चलिए आगे चलते हैं। पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार प्रारंभ कब हुआ था? तो आपने अभी देखा कि वास्को डी गामा कब आया था? 1408। तो इसका सही आंसर होगा 1498 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वास्को डी गामा, एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? पहला है 22 अप्रैल 1298, 22 अप्रैल 1398, 22 अप्रैल 1998, 22 अप्रैल 1598। तो दोस्तों ये सभी ये आया हुआ क्वेश्चन था एक किसी परीक्षा में, तो इसलिए मैंने लिया। लेकिन ये जो है सारे ही ऑप्शन गलत थे, क्योंकि वास्को डी गामा आप लोग जानते हैं कि 20 मई कब आया था? 20 मई 1498 में। कब आया था? 20 मई 1498 एग्जैक्ट डेट ये थी, लेकिन ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो 4 ऑप्शन गलत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे? फिर वही क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, पुर्तगाली। तो पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालीकट में 1498 वास्को डी गामा के साथ उतरने वाले गुजराती पायलट का क्या नाम था? जो गुजराती पथ प्रदर्शक मैंने आपसे बताया था कि कैप होप गुड होप के बाद रास्ता किसने दिखाया था? तो गुजरात के एक नाविक थे, पायलट थे, उनका क्या नाम था? अब्दुल मजीद। तो कौन थे? अब्दुल मजीद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साथ साथ आप भी सोल्व करते हुए चलें। यदि आपने कहीं और से भी ये टॉपिक पढ़ रखा है तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे, क्योंकि ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं अथवा आने की संभावना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, वह यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत से व्यापार आरंभ किया? तो किसने प्रारंभ किया था? पुर्तगाल ने आरंभ किया था दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में सर्वप्रथम कौन थे? अभी पढ़ा आपने, पुर्तगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? तो आरंभिक नारा क्या था? 4 ऑप्शन है, केवल भूभाग, व्यापार और भूभाग, भूभाग नहीं व्यापार। तो इसका सही आंसर जो था दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, भूभाग नहीं व्यापार। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या सभी कंपनियां जो आई थी वो सर्वप्रथम व्यापार के ही उद्देश्य से आती हैं और उनका कोई उद्देश्य नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य, फिर से वही दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो केवल व्यापार। क्या था? केवल व्यापार। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को किस लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता था? ये बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन था और ये भी एक परीक्षा में आया हुआ है क्योंकि ज़्यादातर लोग कंपनी ऑफ इंटरपोलर्स लगा करके आए होंगे, लेकिन इसका जो फेमस नाम था, जो इसका सही आंसर है, वो है जोन कंपनी। क्या है दोस्तों? जोन कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लोकप्रिय नाम था वो जोन कंपनी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व कब प्राप्त होता है दोस्तों? यदि आपने टॉपिक को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि प्लासी के बाद बक्सर का युद्ध होता है और बक्सर के युद्ध के बाद ही बंगाल पर संपूर्ण अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का होता है। आप आगे भी पढ़ेंगे अभी बक्सर का युद्ध, इस टॉपिक से इतना रिलेटेड नहीं था बक्सर का युद्ध, फिर भी आप याद रखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व कब प्राप्त होता है? 1764 में प्राप्त होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांडिचेरी स्थापित किया गया था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो पांडिचेरी जो स्थापित किया गया था वो किया गया था, कौन बने थे इसके पहले हेड? फ्रैंको मार्टिन। तो मार्टिन के द्वारा ही पांडिचेरी को स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांडिचेरी की स्थापना की, फिर से वही क्वेश्चन। तो पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? अभी बताया, फ्रांसिस मार्टिन या फ्रैंको मार्टिन। ये कहीं पर फ्रांसिस या कहीं पर फ्रैंको भी लिखा आएगा, मार्टिन आपको याद रखना। पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? मार्टिन ने की थी। अगला है, किस फ्रांसीसी ने 1673 में पांडिचेरी की नींव डाली? किस फ्रांसीसी ने 1673 में पांडिचेरी की नींव डाली? तो ऑप्शन है ड्यूमा, फ्रैंको मार्टिन, कोलबर्ट। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? अभी बताया, फ्रैंको मार्टिन। अब ये इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं सुमेलित करने के लिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो भारत में पुर्तगाली व्यापार कब शुरू होता है? आप लोगों ने देखा 1498 में। कब शुरू होता है दोस्तों?
98 में। तो पहले का तो यही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 में। हालांकि 1599 में हुई थी, लेकिन निकटतम विकल्प 1600 है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले का फर्स्ट। तो पहले का फर्स्ट कौन सा है? ए में है। तो इसी प्रकार हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया था? तो आप आगे चल के पढ़ेंगे, एक चार्टर एक्ट आया था ब्रिटेन के द्वारा 1813 में। कितने में? 1813 में। उसमें केवल चाय का एकाधिकार कंपनी के पास रह जाता है, बाद बाकी भारत में अपना एकाधिकार कंपनी खो देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी, दोस्तों ध्यान देना है, ये पूछ रहा है पहली प्रेसिडेंसी, ये नहीं पूछ रहा कि पहली कोठी या पहली व्यापारिक कोठी का बात यहाँ पर नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी। तो पहली जो प्रेसिडेंसी थी वो थी मद्रास। क्या थी? मद्रास, जो कि आप लोगों ने पढ़ी थी कि सर आयर कूट जो है इसके प्रथम हेड भी बनते हैं। और यदि पूछा जाए कि पहला कारखाना, स्थायी कारखाना कहाँ स्थापित होता है, तो वो सूरत में स्थापित होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए मद्रास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से 1639 में मद्रास पट्टे पर लिया था। तो मद्रास पट्टे पर किसने लिया था? तो फ्रांसिस डे ने। किसने लिया था? फ्रांसिस डे ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1613 ईसा में सूरत में अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी करने हेतु जहांगीर को प्रभावित किया? तो ऑप्शन है अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच समन्वय, मुगल बादशाहों को पुर्तगालियों को बाहर निकालने के लिए एक गुप्त सैनिक सहायता, नूरजहां को भारी रिश्वत, और ऑप्शन डी है अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों को नौसैनिक स्क्वाड्रन की हार। तो ऑप्शन जो ये डी है इसमें दोस्तों, कौन सा? ऑप्शन डी, ये सही है। अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिक स्क्वाड्रन की हार के बाद जहांगीर बहुत प्रसन्न होते हैं और 1613 में स्थायी कारखाने की अनुमति दे देते हैं। हालांकि कैप्टन हॉकिंस को 1608 में भी अनुमति मिलती है, 1608 में भी यहाँ पर सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिलती है, लेकिन पुर्तगालियों के विरोध के बाद वो रोक लगा देते हैं। इससे पहले मसूलीपट्टनम में भी अंग्रेज अपना अस्थायी कारखाना स्थापित कर चुके होते हैं 1611 में, और फिर 1613 में फिर से सूरत में स्थायी कारखाने की अनुमति मिल जाती है जहांगीर के द्वारा। किस कारण मिल जाती है? अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिक स्क्वाड्रन की हार के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ बनाई थी? तो अभी मैंने पीछे बताया अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई? सूरत में बनाई। कहाँ पर बनाई? सूरत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र, प्रथम व्यापारिक केंद्र या प्रथम फैक्ट्री एक ही बात है, तो अंग्रेजों द्वारा कहाँ पर स्थापित किया गया था? सूरत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई, वही रिपीटेड क्वेश्चन, सूरत में। कहाँ पर? सूरत में। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि मतलब विभिन्न तरीके से पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, तो उनको मैंने उसी तरीके से ले लिया जिससे कि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो कहाँ पर हुई थी? सूरत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस परमिट को क्या कहा गया था जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 ईस्वी में प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव से उपयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त थी? तो इसको क्या कहा गया था दोस्तों? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, दस्तक, औरंग, जाकत, गोमतसा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है दस्तक। और ये किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया था फर्रुख सियार के द्वारा। और फर्रुख सियार का एक दूसरा नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, कायर घृणित शासक। क्या है? कायर घृणित शासक। किसने जारी किया था? फर्रुख सियार ने, जिसे कायर घृणित शासक के नाम से जाना जाता है। इसे दस्तक भी कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 34, द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेता। पहले पुर्तगाली अभियान का नेता कौन बनकर आया था? वास्को डी गामा आया था। कौन आया था? वास्को डी गामा। और दूसरी बार कौन आता है दोस्तों? तो दूसरी बार आता है अल्वारेज कैब्राल, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल दूसरा आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्बुकर्क ने गोवा कहाँ से कब्जा किया था, मतलब कहाँ से लिया था? अल्बुकर्क ने गोवा किससे लिया था? तो अल्बुकर्क ने किससे लिया? मैंने बताया था 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह से, बीजापुर के शासक आदिल शाह से। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान, मतलब सुनहरा फरमान कब प्राप्त हुआ था? बीपीएससी में आया हुआ एक क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान कब प्राप्त हुआ होता है गोलकुंडा के शासक से? तो कब प्राप्त होता है दोस्तों? 1632 में। वो 1606 वाला आप ध्यान नहीं रखेंगे, 1606 वाला डचों को प्राप्त हुआ था और 1632 वाला किसको प्राप्त होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को। यहाँ बात ईस्ट इंडिया कंपनी को हो रही है। तो सुनहरा फरमान कब प्राप्त होता है ईस्ट इंडिया कंपनी को? 1632 में। अगला देखते हैं, भारत में पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारणों में कौन सा कारण सही नहीं है? स्पेन का 1580 में पुर्तगाल में विलय, पुर्तगाल का अधिकार, स्पेन का 1580 में पुर्तगाल का अधिकार, मतलब स्पेन का विलय हो जाता है 1580 में। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना, अंग्रेजों एवं डच नौसैनिकों की शक्ति का उदय, औरंगजेब की व्यापार विरोधी नीति। तो इसमें कौन सा कारण सही नहीं है? स्पेन का 1580 में आपने देखा था कि विलय भी हुआ था, ये बिल्कुल सही है। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना, ये बिल्कुल सही है। अंग्रेजों व डचों की नौसैनिक शक्ति का उदय, ये भी सही है। तो इसमें केवल एक ये ऑप्शन डी सही नहीं, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक युद्ध हुए थे। कर्नाटक युद्ध किस किस के बीच हुए थे? तीनों कर्नाटक युद्ध किस किस के बीच हुए थे? तो आप लोगों ने पढ़ा है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। किस किस के बीच हुए थे? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से घटनानुसार कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सही है? बढ़ते क्रम में लगाना है, इन युद्ध दिए हुए हैं ये कुछ, तो इन युद्धों को बढ़ते क्रम में लगाना है। तो आपको पता है बक्सर का युद्ध जो होता है वो 1764 में होता है। कितने? 1764 में। प्लासी का युद्ध 1757 में होता है, 1757 में, और वांडीवास का 1760 में होता है। तो ये बढ़ते हुए क्रम में लगाना, सबसे पहले क्या आएगा? प्लासी का युद्ध, फिर उसके बाद 1760 वांडीवास का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं ने एक दूसरे के विरुद्ध किस वर्ष जंग की थी? तो वांडीवास का भी पीछे मैंने बताया कब हुआ था वांडीवास का युद्ध? 1760 में, जिसमें फ्रांसीसियों की बुरी तरह हार होती है और अंग्रेजों की विजय होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 1602 में किस व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी? 1602 में, अभी मैंने बताया था 1602 में किस कंपनी की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों 1602 में स्थापना हुई थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की, मतलब डच संयुक्त कंपनी की। संयुक्त पूंजी से एकमात्र कंपनी जो शुरू हुई थी वो थी डच संयुक्त कंपनी या डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंबई दहेज में मिला था। बंबई किसको मिला था दहेज में? तो ब्रिटिश के चार्ल्स द्वितीय को, ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय को। किससे मिला था? पुर्तगालियों से मिला था, कैथरीन की शादी में। ठीक, उनकी जो राजकुमारी कैथरीन थी उनकी शादी में 1661 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित से किस स्थान को 1661 में पुर्तगाल द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दिया गया? अंग्रेजों को कौन सा स्थान दिया गया? अभी बताया बंबई। क्या दिया गया? बंबई। अगला क्वेश्चन, 1665 में निम्नलिखित किसने बंबई को अपने अधिकार में लिया? तो बंबई को जो अपने अधिकार में लिया था 1665 में, वो लिया था गेराल्ड अंगियार को। किसको लिया था? गेराल्ड अंगियार को। ठीक, और गेराल्ड अंगियार को ही आप आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि बंबई का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बंबई का संस्थापक इसी को माना जाता है, गेराल्ड अंगियार को। ठीक, अगला क्वेश्चन देते हैं, पुर्तगाल के राजा ने 1487 में भारत की ओर किसे भेजा था? तो किसे भेजा था? वैसे तो कैप ऑफ गुड होप की तरफ आने वाले बार्थोलोमी डियास थे, लेकिन एक व्यक्ति को और को भेजा था, उनका नाम था जेपी दी केविल लाहामू। ये थ्योरी में कवर नहीं किया गया, इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखें क्योंकि ये भी एक परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं था? इनमें से डचों का केंद्र मसूलीपट्टनम भी देखिए डचों का केंद्र था, कराईकल भी डचों का केंद्र था, और बालासोर भी, लेकिन हुगली नहीं था। हुगली नहीं था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हुगली, ऑप्शन ए। दोस्तों साथ के साथ आप भी सोल्व करते हुए चलेंगे और देखेंगे कितने क्वेश्चन आप सोल्व कर पा रहे हैं। डचों ने भारत में अपना पहला उपनिवेश कहाँ स्थापित किया था? केवल इन 4 ऑप्शंस की बात हो रही है। वैसे तो डचों ने अपना पहला उपनिवेश कहाँ पर स्थापित किया था? तो मसूलीपट्टनम में किया था, लेकिन यदि इन ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए तो वो पुलिकट सही है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ये घटना वर्ष दे रखी हैं और ये घटनाएं दे रखी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास की खरीद 1640, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास पर कब्जा 1746, अंग्रेजों के लिए मद्रास की बहाली 1750। तो देखिए ये सन आपको लगभग में दिए हुए हैं, कोई भी एडजेक्ट नहीं है। हालांकि ये बी वाला केवल आप एडजेक्ट मान सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास की खरीद हुई थी 1639 में, फ्रांसिस डे ने पट्टे पर प्राप्त किया था। कितने में? 1639
1639 में, 1639 में, लेकिन ये 1640 दिया हुआ है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास पर कब्जा 1740, ये बिल्कुल सही डेट है। अंग्रेजों के लिए मद्रास की बहाली कब हुई थी? ये कब हुई थी? ये हुई थी एक्सला-सापल की संधि में, और एक्सला-सापल की संधि कब हुई थी? 1748 में। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। तो तीसरा सही नहीं है, 1 और 2 सही है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आगे बढ़ते हैं। इंटरपोल कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारी, चीन के साथ व्यापार करने वाले लोग, एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेजी व्यापारी, इनमें से कोई नहीं। तो इंटरपोल जो थे दोस्तों, वो एशिया से मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेजी व्यापारी थे। एक शब्द आगे आएगा फिजियोक्रेट। तो फिजियोक्रेट जो थे वो फ्रेंच व्यापारिक अधिकारी थे जो मुक्त व्यापार के पक्षधर थे। तो इंटरपोल की फिलहाल बात हो रही थी। इंटरपोल कौन थे? एशिया से मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज अधिकारी। आगे बढ़ते हैं। किन चीजों का निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से करती थी? सूती कपड़ा, नील, कच्चा रेशम। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इन तीनों ही चीजों का व्यापार करती थी, केवल एक चीज का व्यापार नहीं करती थी, कॉफी का। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है। किन चीजों का निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी, किन चीजों का निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से करती थी, या इसमें यह आना चाहिए कि नहीं करती थी। ये नहीं शब्द बीच में आना चाहिए इसमें, जो नहीं करती। तो कॉफी का व्यापार नहीं करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, बाकी सूती कपड़ा, नील और कच्चे रेशम का निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, केवल कॉफी का व्यापार नहीं करती थी। इसे आप सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, ये कुछ एक तरफ सूची 2 में कुछ कोठियां दी हुई हैं, कारखाने दिए हुए हैं, कहाँ पर स्थापित हुए हैं, ये कंपनियों के नाम हैं। तो इनमें से डचोकी कंपनी कौन सी थी? डचोकी कोठी कौन सी थी? तो डचोकी आप लोगों ने पढ़ी है, डचोकी चिंसुरा। डचोकी कौन सी थी इसमें? चिंसुरा डचोकी थी। इंग्लिश की कौन सी थी, मतलब अंग्रेजों की कौन सी थी? तो अंग्रेजों की हुगली थी, आप लोगों ने खूब पढ़ा है। पुर्तगीज की कौन सी थी? पुर्तगालों का मुख्यालय कहाँ था? गोवा में था। और फ्रांसीसियों का मुख्यालय कहाँ था? पांडिचेरी में था। तो इस तरीके से आप सम्मिलित कर सकते हैं। तो पहले का डी, पहले का जो चौथा है कौन सा है? पहले में चौथा केवल बी ऑप्शन में है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। ए का चौथा, बी का दूसरा, और ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको आप लोग सही करेंगे कि जो मैंने सही सुमेलित करके दिए हैं यही सही है। ऑप्शन में लिखने में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। डचों की जो थी वो चिंसुरा थी, अंग्रेजों की थी हुगली, पुर्तगीज की थी गोवा, और फ्रेंचों की थी पांडिचेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाला कौन था दोस्तों? तो गोवा को किसने छीना था 1510 ईस्वी में? अल्बुकर्क ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। परवर्ती 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दियों में इंडोनेशियाई द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? तो किसका प्रभुत्व था? शुरुआत में अफीम के व्यापार पर किसने ध्यान दिया था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा बंदरगाह काली मिर्च निर्यात के लिए प्रसिद्ध था? तो काली मिर्च के लिए आप थोड़ा सा नाम से ही ध्यान रखेंगे, काली मिर्च और कालीकट मिलते जुलते हैं। तो काली मिर्च बंदरगाह जो है वो काली मिर्च के निर्यात के लिए कालीकट बंदरगाह प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पश्चिमी तट के निम्न में से किस स्थल पर अंग्रेजी फैक्ट्री थी या इंग्लिश फैक्ट्री थी? तो इनमें से केवल एक ही स्थान है जो पश्चिमी तट पर इंग्लिश फैक्ट्री थी, वो थी तेलीचेरी। कौन सी थी? तेलीचेरी, आप लोग ध्यान रखेंगे। किस यूरोपीय व्यापारी कंपनी के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी तागे का उत्पादन किया? तो रेशमी जहां भी शब्द आ जाए तो तुरंत आंख बंद करके आप लोग डचों को याद करेंगे, क्योंकि रेशम पर सबसे अधिक ध्यान किसने दिया था? डचों ने। रेशमी वस्त्रों का व्यापार और वस्त्र व्यापार का भारत में ये कहिए कि उन्हीं की देन है। वस्त्र व्यापार किसकी देन है? डचों की देन है। तो रेशमी तागे का उत्पादन 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक किसने किया था? डचों ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था? तो इसका क्या नाम था दोस्तों? मैंने बताया था रेड ड्रैगन। कहीं कहीं पर आपको हेक्टर भी लिखा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, वह अंग्रेज यात्री जो तुर्की तथा फारसी भाषा का विद्वान था। तो तुर्की और फारसी का कौन विद्वान था? कैप्टन हॉकिंस। और फारसी भाषा में ही कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार में बात भी की थी, जिससे जहांगीर ने प्रसन्न होकर 400 का मनसब और खान की उपाधि भी इसको दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिजविक संधि 1697 के पश्चात पांडिचेरी किसको मिला था? रिजविक की संधि के बाद पांडिचेरी किसको वापस मिल गया था? तो पांडिचेरी मिल गया था किसे?
फ्रांसीसियों को वापस मिल गया था, क्योंकि फ्रांसीसियों का ये महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया? तो मद्रास कब लौटाया था? पहला कर्नाटक युद्ध आप लोगों ने पढ़ा था कि एक्सलासापल की संधि पर समाप्त होता है, और उसमें उस संधि के अनुसार क्या था कि मद्रास अंग्रेजों को वापस दे दिया जाए, और एक अमेरिका में बस्ती थी, पुर्तगाली बस्ती लुइसबर्ग फ्रांसीसियों को वापस दे दिया जाए। तो एक्सलासापल की संधि के अनुसार मद्रास अंग्रेजों को वापस मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निशान किसे कहा जाता है? अंग्रेजों का झंडा, ऑप्शन बी अंग्रेजी जहाजों में प्रयुक्त एक विशेष प्रकार का चिन्ह, ऑप्शन सी पुर्तगालियों को मिला एक फरमान, ऑप्शन डी अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा से मुक्त व्यापार का आज्ञा पत्र। तो इसका ऑप्शन डी सही है, अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा से मुक्त व्यापार का आज्ञा पत्र, इसे निशान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपने क्षेत्र में किस पुर्तगाल गवर्नर ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया? तो सबसे पहले सती प्रथा को किसने प्रतिबंधित किया था अपने क्षेत्र में? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? राजा राममोहन राय का क्या कहा जाता है? पूर्वगामी। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजा राममोहन राय का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सहायक संधि की अवधारणा प्रतिपादित किसने की थी? तो सहायक संधि की जो अवधारणा प्रतिपादित की थी वो की थी डुप्ले ने। और ये सहायक संधि आप आगे भी पढ़ेंगे, तो अंग्रेजों के एक गवर्नर थे वेलेजली, उनकी भी सहायक संधि आप लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल भारत में सहायक संधि की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम यदि किसी ने किया था तो वो कौन थे? डुप्ले। अब ये कुछ ईस्वी दी हुई हैं और इनसे जुड़ी कुछ घटनाएं दी हुई हैं, चलिए इन पर गौर करते हैं। 1611 जहांगीर का फरमान अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने। तो जहांगीर का फरमान अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए कब दिया जाता है? स्थायी कारखाना सूरत में स्थापित करने के लिए 1613 में। कब दिया जाता है? 1613 में। मसूलीपट्टनम में अंग्रेजी कारखाना स्थापित कब होता है? मसूलीपट्टनम में अंग्रेजी कारखाना मैंने बताया था कि 1613 में, स्थायी कारखाना स्थापित होने से पहले मसूलीपट्टनम में 1611 में स्थापित हो जाता है। सर टॉमस रो की इंग्लैंड वापसी 1619 में होती है, और पुलिकट के अरवा गांव में अंग्रेजी कारखाने की स्थापना 1626 में। तो पहले का बी हो जाएगा। तो पहले का बी हम देख रहे हैं ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम कहां पर स्थित है? आप आगे भी कई बार इसका नाम पढ़ेंगे, तो ये कलकत्ता में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मजार कहाँ स्थित है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो आपने अल्बुकर्क के बारे में अभी पीछे पढ़ा था कि अल्बुकर्क ने गोवा को हासिल किया था 1510 में, ठीक, आदिल शाह से गोवा को हासिल किया था। तो इनकी मजार भी गोवा में ही है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों का एकमात्र बस्ती। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती पूछ रहे हैं। तो दक्षिणी पूर्वी तट पर जो पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी कौन थी? ऑप्शन दिए हैं सेंट टोमे, अरमागांव, करेकल, पुलिकट। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री ट्रांकेबार में कब स्थापित की थी? तो डेनिशों ने कब स्थापित की थी अपनी फैक्ट्री? पहली फैक्ट्री 1616 में ये लोग आते हैं और 1620 में पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिजियोक्रेट कौन थे? मैंने बताया फिजियोक्रेट कौन थे? मुक्त व्यापार करने के पक्षधर फ्रांसीसी व्यापारी। मुक्त व्यापार करने के पक्षधर फ्रांसीसी व्यापारियों को फिजियोक्रेट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, मुद्रा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भू राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, उपयुक्त में से कौन सा या से अंग्रेजों की भारत की देन थी? तो अंग्रेजों की देन पूछ रहा है, अंग्रेजों की देन इनमें से क्या थी? तो मुद्रा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भू राजस्व का जो मूल्यांकन था वो सबसे पहले शेरशाह सूरी ने किया था, उसके बाद अकबर ने किया था। तो अंग्रेजों की ये वाली कोई देन नहीं थी। दूसरा देखते हैं, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग केवल मुगलों ने किया था, अंग्रेजों ने नहीं किया था। अकबर के कारखाने में विभिन्न प्रकार की बेहतरीन तोपें थी चलती फिरती, तो ये भी अंग्रेजों से रिलेटेड नहीं है। और अंग्रेजों की कोई देन नहीं थी, तो ऑप्शन डी में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कारखाने दिए हुए हैं और इधर कंपनियों के नाम। ये प्रथम कारखाना, तो पुर्तगालियों का पहला कारखाना कहाँ था? पुर्तगालियों ने कहाँ पर स्थापित किया था पहला कारखाना? कोचीन में। कहाँ पर स्थापित किया था? कोचीन में। डचों ने कहाँ स्थापित किया था? मसूलीपट्टनम में। अंग्रेजों ने कहाँ स्थापित किया था 1608 में? सूरत में, ठीक।
डेनिसों ने कहाँ स्थापित किया था? ट्रैंकोबार में। और फ्रांसीसियों ने कहाँ स्थापित किया था 1668 में? सूरत में। ठीक, तो इसी से आप ऑप्शन मैच कर लेंगे कि पहले का चौथा, तो पहले का चौथा कौन से में? इन दो में दिया गया है, फिर पहला, ठीक, सी का तीसरा, तो इसमें ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वांडीवास के युद्ध 1760 में, वांडीवास का युद्ध आप लोगों ने पढ़ा था कि तृतीय कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत लड़ा गया था, और किस किस के बीच लड़ा गया था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। तो अंग्रेज मतलब ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच। तो किसने किसको हराया था? तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था तीसरे युद्ध में, वांडीवास के युद्ध में। तो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। वांडीवास के युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन थी? पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन के बारे में बात कर रहा है। क्या क्या देन थी? तंबाकू की खेती भी पुर्तगालियों की देन थी, प्रिंटिंग प्रेस भी, जलयान निर्माण, ये तीनों ही पुर्तगालियों की देन थी। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। और एक और इनकी स्थापत्य कला भी ये देन थी, गोपत्य स्थापत्य कला जिसे कहते हैं, वो भी पुर्तगालियों की ही देन थी, गोथक स्थापत्य कला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन थी? ये अभी किया ही है हमने। आगे बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मशीनरी अधिक सक्रिय थी? तो 18वीं शताब्दी के अंत में आपने देखा था कि 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद कौन सी कंपनी की स्थिति अच्छी हो जाती है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति अच्छी हो जाती है और वो बंगाल पर अधिकार कर लेती हैं। तो बंगाल के पास ही पड़ता है दोस्तों असम, तो बंगाल और असम दोनों में ही ईसाई मशीनरी अधिक सक्रिय हो गई थी। अगला क्वेश्चन है। 1746 से 1763 के बीच हुए तीनों आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो जब ये युद्ध हो रहे थे उस समय जो फ्रांस के सम्राट थे वो थे लुई 15वां। यदि आपसे पूछा जाए कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना के समय कौन था सम्राट, तो लुई 14वां। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना के समय आपसे पूछा जाए तो लुई 14वां थे। लेकिन सप्तवर्षीय युद्ध के समय जो युद्ध लड़े गए थे तीनों कर्नाटक, और लास्ट में सप्तवर्षीय युद्ध भी लड़ा गया था 1756 से 63 के बीच, तो उस समय कौन थे? लुई 15वां थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित कथनों में वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन बताना है हमें वास्को डी गामा के संबंध में। उसने यूरोप से भारत का एक नया मार्ग खोजा था, बिल्कुल सही बात है, खोजा था। वह 20 मई 1498 में कोचीन पहुंचा था। कहां पहुंचा था दोस्तों? क्या कोचीन पहुंचा था? जी नहीं। कहां पहुंचा था? कालीकट पहुंचा था। कहां? कालीकट, कोझिकोड जिला, कप्पकड़ावू बंदरगाह। ठीक, उसे कोचीन के राजा जमोरिन का विरोध सहना पड़ा था? जी नहीं, जमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया था। क्या था? भव्य स्वागत किया था। तो ये क्वेश्चन भी, ये भी इसका ऑप्शन गलत हो जाता है। 1502 में वह दूसरी बार भारत आया, बिल्कुल सही। तो इसमें दो ऑप्शन हमारे सही हैं, पहला और चौथा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विलियम हॉकिंस के संबंध में अधोलिखित कथनों में कौन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है का मतलब गलत कौन सा है? वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था, तो दोस्तों पहले ही हम उसमें हमें ऑप्शन में अपना आंसर मिल गया है। जो विलियम हॉकिंस था वो तुर्की और फारसी का अच्छा ज्ञाता था, और फारसी भाषा में ही उसने जहांगीर के दरबार में बात भी की थी। आप लोगों को विलियम हॉकिंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं तो विलियम हॉकिंस जब जेम्स प्रथम का पत्र लेकर वहाँ से चलता है, यूरोप से चलता है, ब्रिटेन से चलता है, तो उस समय पे भारत के जो सम्राट थे वो कौन थे? अकबर थे। और वो अकबर के नाम का ही पत्र लेकर आता है। किसके नाम का पत्र लेकर आता है? अकबर के नाम का। लेकिन आपको पता है कि 1605 में अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद जहांगीर गद्दी पर आसीन हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसका पत्र लेकर विलियम हॉकिंस आया था, तो जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था। किसके नाम लेकर आया था? तो अकबर के नाम लेकर आया था। ठीक, किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। और वो तुर्की भाषा भी बोल सकता था और फारसी भाषा बोल सकता था। तो उसने फारसी भाषा में बात की थी, जिससे कि जहांगीर अत्यंत प्रसन्न होता है और उसे 400 का मनसब और खान की उपाधि भी देता है। तो ऑप्शन ए ही हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या नाम था? तो प्रारंभ में क्या नाम था दोस्तों? ए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया, ए कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, ए कंपनी ऑफ प्राइवेट मर्चेंट्स ऑफ लंदन, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। तो ऑप्शन डी आप लोगों ने पढ़ा है
कि दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। लेकिन यदि इसका फेमस नाम पूछें तो जॉन कंपनी, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टे ग्रांडे के नाम से जाना जाता? तो पोर्टे ग्रांडे के नाम से कौन जाना जाता था? चटगांव। कौन सा जाना जाता था दोस्तों? चटगांव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित में असत्य कथन 1697 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की नींव पड़ी, बिल्कुल सही है। गोलकुंडा के सुल्तान से अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान 1630 में प्राप्त हुआ, जी नहीं, 1600 कितने में प्राप्त होता है स्वर्णिम फरमान गोलकुंडा के शासक से? 1632 में। कितने में? 1632 में। तो यही हमारा असत्य कथन हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, डचों द्वारा स्थापित ये कारखाने हैं और ये उनके वर्ष दिए गए। तो चलिए देखते हैं, मसूलीपट्टनम में कब स्थापित किया था? तो 1605, बिल्कुल सही। पुलिकट 1610, सूरत 1616, कोचीन 1663। तो बिल्कुल 1 2 3 4 तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इसमें पूछ रहा है भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज। यहाँ समुद्र और स्थल मार्ग की कोई बात नहीं हो रही, प्रथम अंग्रेज की बात हो रही। तो प्रथम अंग्रेज कौन थे? जॉन मिल्डेनहोल। कौन थे? जॉन मिल्डेनहोल, जो कि स्थल मार्ग से भारत आए थे। और यदि समुद्र मार्ग से पूछे तो समुद्र मार्ग से कौन आए थे? कैप्टन हॉकिंस। अगले ये कुछ सूची दी हुई है और कुछ गवर्नरों के नाम हैं, और दूसरी तरफ जो इन्होंने अपने स्थापित किए थे कुछ नगर, उनके नाम हैं। तो मद्रास के संस्थापक आपने पढ़ा है, मद्रास के संस्थापक कौन थे? तो मद्रास के जो संस्थापक थे वो थे फ्रांसिस डे। कौन थे? फ्रांसिस डे। कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? जॉब चार्नो। फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी के प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर, और बंबई के संस्थापक गेराल्ड अंग्यार। तो ए का 4 आप देख लीजिए, केवल ऑप्शन ए में ही है, तो हमारा यहीं से काम खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजों का भारत आने का क्या उद्देश्य था? तो अंग्रेजों का मैंने बताया सभी कंपनियों का क्या उद्देश्य था शुरुआत में? व्यापार। केवल क्या था? व्यापार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों का भारत, ये हो चुका है। अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है देखना है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48, सही बात। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54, सही बात। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से 63, ये भी बिल्कुल सही है। पेरिस की संधि कब होती है? कर्नाटक के तीसरे युद्ध में ही पेरिस की संधि होती है। कर्नाटक के जो तीसरा युद्ध था उसका अंत किससे होता है? पेरिस की संधि से। और वो कब होती है? 1763 में, क्योंकि कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध था वो 1763 में ही समाप्त हो जाता है पेरिस की संधि से। तो 1763 में पेरिस की संधि होती है। तो हमारा ये जो सही आंसर इसमें होगा ऑप्शन डी, मतलब ये सुमेलित नहीं है। अगला देखते हैं, द्वितीय पुर्तगाली अभियान के नायक कौन बनकर आए थे भारत में? पहले के कौन आए थे? वास्को डी गामा, और दूसरे कौन आए थे? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगालियों ने कब गोवा जीता और हॉर्मुज खो दिया? दोस्तों बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने कब गोवा जीता और हॉर्मुज खो दिया? तो गोवा कब जीता था? आप लोगों ने पढ़ा था 1510 में। कब जीता था दोस्तों? 1510 में गोवा जीता था, और 1622 में हॉर्मुज खो दिया था। अब अगर ये पूछ लिया जाए कि हॉर्मुज पर अधिकार कब किया था, तो 1526 में। किसने किया था? अल्बुकर्क ने किया था। ठीक, ये भी आप याद रखेंगे। 1502 में अल्बुकर्क ने गोवा को जीता था, 1526 में हॉर्मुज को जीता था, लेकिन 1622 में हॉर्मुज को खो दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 तथा सूची 2 को मिलान करना है। तो ये कुछ नाम दिए हुए हैं। तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री की बात हो रही। तो प्रथम यूरोपीय यात्री कौन था? वास्को डी गामा। फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक, तो कौन था फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक? चार्ल्स आयर। ठीक। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक जॉन मिल्डेनहोल, और अकबर के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम शिष्टमंडल का अध्यक्ष फादर मार्सेंट। ठीक, तो इसका हो जाता है ए का तीसरा। तो ए का तीसरा देख लीजिए, ऑप्शन बी। एक मिल जाएगा आपको, लगभग उसी से आपका काम बन जाता है, फिर भी आप आगे देख लिया करें। अधोलिखित को सुमेलित कीजिए। समुद्री यात्रियों के नाम लिखे हुए हैं और उनके द्वारा खोजे गए देशों के नाम लिए गए। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो वास्को डी गामा का मिलान कीजिए भारत से। कोलंबस जो कि स्पेन थे, उन्होंने किसकी खोज कर ली थी? भारत खोजने के क्रम में अमेरिका की खोज कर ली थी। कैप्टन कुक जो कि ब्रिटेन के थे, उन्होंने किसकी खोज की थी? ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी।
और तस्मान जो कि हॉलैंड के थे, उन्होंने तस्मानिया वीनसलैंड या न्यूजीलैंड की खोज की थी। तो आप मिलान कर सकते हैं आसानी से, ए का थर्ड और बी का पहला, ये रहा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो मध्यकाल में सबसे पहले व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया? बहुत ही आसान, अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा, 1498। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो दोस्तों याद रखना, जब अंग्रेज भारत में आते हैं तो उनका सर्वाधिक जो विरोध किया था वो मराठों ने किया था। आगे बढ़ते हैं। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? डचों ने कहाँ स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सबसे प्रमुख वस्तु क्या थी? मुगल व्यापार में अंग्रेजी व्यापार की सबसे प्रमुख जो वस्तु थी दोस्तों वो क्या थी? सूती वस्त्र। ठीक। नेक्स्ट, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने स्थापित की थी? तो वो स्थापित की थी डचों ने। ठीक, 65 लाख गिल्डर की सहायता से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? दोस्तों ध्यान देना सेंटेंस पर, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया है, ना कि स्थापित किया। तो प्रारंभ किसने किया था? 1757 में प्लासी के युद्ध ने ये प्रारंभ किया था और बक्सर की लड़ाई ने मोहर लगा दी थी कि अब अंग्रेज राज करने वाले हैं भारत में। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या राज था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो ये सारे ही कारण उपयुक्त हैं, ये सारे ही कारण उत्तरदायी थे। नेक्स्ट, गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दोस्तों याद हो चुका होगा, 1632। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अपना अड्डा किसने बनाया था? तो पुर्तगालियों ने बनाया था। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो दोस्तों कई बार पढ़ चुके हैं, अल्बुकर्क ने 1510 में ये प्राप्त किया था गोवा के आदिल शाह से। अगला, भारत में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किस में थी? सबसे ज़्यादा जब शुरुआत में आते हैं तो उनकी जो रुचि थी वो मसालों में थी, क्योंकि वास्को डी गामा सबसे शुरू में मसाले ही लेकर गया था जिस पर उसे 60 गुना मुनाफा प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? तीनों कर्नाटक युद्ध आप जानते हैं अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़े जाते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है। सोरा और अफीम कहां से प्राप्त होते थे? तो याद रखेंगे बिहार से प्राप्त होते थे। कहां से प्राप्त होते थे? बिहार से प्राप्त होते थे। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध, मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, वांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसमें आप लोगों ने अभी इसी युद्ध के बारे में पढ़ा है, वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 में लड़ा गया था। तो इसमें केवल सही सुमेलित पूछ रहा है, तो सही सुमेलित में आपने इतना ही पढ़ा है कि फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य ही लड़ा जाता है वांडीवास का युद्ध। तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो ये नीति जो आरंभ की थी झगड़े लेने में, आप लोगों ने देखा था कि डुप्ले ने उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लेना शुरू किया था भारत में, हैदराबाद में और कर्नाटक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डुप्ले। तो यूरोपीय कंपनियों के प्रवेश की बात हो रही है, तो पहले कौन आते हैं? पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं। तो पुर्तगाली, तो 4213 इसका सही आंसर हो जाएगा। 4231 आप लोग पढ़ चुके हैं कई बार। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया? तो कहाँ के शासक से प्राप्त किया था? चंद्रगिरी के शासक से। मद्रास का पट्टा कहाँ से प्राप्त किया था? चंद्रगिरी के शासक से। किसने प्राप्त किया था? तो फ्रांसिस डे ने। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था। गलत बात है, डुप्ले बहुत ही सक्षम सेनापति था। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, पांडिचेरी सामरिक केंद्र था, तो अंग्रेजों की फौज बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। यही एकमात्र कारण सही नजर आ रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन। जेम्स प्रथम का राजदूत जो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था, तो कौन आया था 1615 में? 1608 में तो आप लोग पढ़ चुके हैं कैप्टन हॉकिंस। तो 1615 में कौन आया था? टॉमस रो। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
समुद्री यात्री और देश दिए हुए हैं उनके। तो वास्को डी गामा का संबंध किस देश से था? पुर्तगाल से। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? पुर्तगाल के। ठीक। कोलंबस कहाँ के? स्पेन के रहने वाले थे। कैप्टन कुक ब्रिटेन के रहने वाले थे। तस्मान कहाँ के रहने वाले थे? पोलैंड के रहने वाले थे। ए का 2, तो ए का 2 केवल बी ऑप्शन में है, यही हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की गई प्रमुख वस्तु। तो कोरोमंडल बंदरगाह से सबसे ज्यादा जो जहां डचों का नाम आए वहां अधिकतर जो आपका आंसर होगा वो वस्त्र ही होगा, क्योंकि वस्त्र व्यापार पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो किसने हराया था? थॉमस बेस्ट ने हराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? दोस्तों मैंने जब प्रथम कर्नाटक युद्ध आपको पढ़ाया था तो उसका बताया था कि जो मुख्य कारण था वो था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध। लेकिन यदि तत्कालिक कारण की बात करें तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, जो कि आपको पता है कि इंग्लैंड से सहायता आ रही थी और उसने रास्ते में ही फ्रांसीसी जहाजों में लूटपाट की थी, तोड़फोड़ की थी, वही तात्कालिक कारण था। अगला देखते हैं। फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के पश्चात समाप्त हो गया? तो किस युद्ध के बाद समाप्त होता है? वांडीवास का युद्ध 1760। आपने पढ़ा था कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो कि 56 से 63 के बीच सप्तवर्ष युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, लड़ा गया था। उसी के बाद फ्रांसीसियों का प्रभुत्व बिल्कुल समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो पेरिस की संधि पर समाप्त होता है। और पेरिस की संधि में यह बात कही गई थी कि फ्रांसीसी अब भारत में सेना नहीं रख सकेंगे। चलिए आगे देखते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? अल्मीडा। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक। ठीक। तो फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है कोलबर्ट ने, क्योंकि लुई 14वें के मंत्री थे कोलबर्ट, उन्हीं के निर्देशन में कंपनी की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। यदि भारत में वास्तविक शक्ति की स्थापना की जिम्मेदारी यदि दी गई थी तो वो थे अल्बुकर्क। अल्बुकर्क वास्तविक संस्थापक थे भारत में। किसके? पुर्तगालियों के। इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ फ्रांसीसियों की बात हो रही है। तो भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? कोलबर्ट को। आगे बढ़ते हैं। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो कहाँ लगाया था पहला कारखाना फ्रांसीसियों ने? सूरत में 1668 में। अगला देखते हैं। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर को घेरा? पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर को घेरा था? तो ये हुगली में लूटपाट करते थे, इसलिए हुगली को घेरा था। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में किसने हराया था? तो वो हराया था सर आयरकूट ने। आगे बढ़ेंगे। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, ये बिल्कुल गलत कथन है और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर कब्जा किया था। तो इसका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था। आगे बढ़ते हैं। भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण क्या था? उनकी साम्राज्यवादी नीति, भारतीय नरेश उन्हें पसंद नहीं करते थे, आपसी द्वेष, या कमजोर समुद्री शक्ति। तो कमजोर समुद्री शक्ति डचों को ले डूबी थी। आगे बढ़ेंगे। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो किन्होंने स्थापित किए? समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्रिक व्यापारिक केंद्र किसने स्थापित? कौन आए थे सबसे पहले? पुर्तगाली। तो ऑब्वियस सी बात है पुर्तगालियों ने ही स्थापित किए होंगे। अगला क्वेश्चन है। फ्रांसीसी सहायता से 1765 में एक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ पर हुई थी? डिंडीगुल में हैदर अली ने करवाई थी। आगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र किसने प्रदान किया था? तो कौन थी वहां पर? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों का अधिकार पत्र दिया था। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, तो इनमें से कौन सी स्थापित की गई थी? हुगली। अगला देखते हैं। 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार पर किसका प्रभुत्व था? तो किसका प्रभुत्व था 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच? डचों का प्रभुत्व था। ठीक। किसका प्रभुत्व था? डचों का। अगला आंसर देखते हैं। क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कलकत्ता का संस्थापक? तो आपने पढ़ा कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चार्नोक। ठीक। कौन था? जॉब चार्नोक। गेराल्ड अंगियार के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, ये किसका संस्थापक था? ये बंबई का संस्थापक था। ठीक। आगे बढ़ते हैं।
लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? मतलब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी लंदन में 1599 में, उस समय पर भारत में बादशाह कौन था? तो उस समय पर कौन था? अकबर। क्योंकि अकबर के नाम का ही पत्र लेकर, जेम्स प्रथम का पत्र लेकर विलियम हॉकिंस आता है किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में आता है। यही समझ कर कि भारत के बादशाह कौन है? अकबर हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का कारण था। भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का कारण क्या था? तो अल्प राजकीय कोष इसका महत्वपूर्ण कारण था। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी के अधिकार प्राप्त किए गए? तो किसके कार्यकाल में? लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल में। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ युद्ध दिए हुए हैं और इनके परिणाम दिए हुए हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध आप लोगों ने पढ़ा था। प्रथम कर्नाटक युद्ध कैसे समाप्त होता है? एक्सला सापल की संधि से समाप्त होता है 1748 में। 1746 में शुरू होता है और 1748 में एक्सला सापल की संधि हो जाती है। एक्सला सापल की संधि में आपको पीछे बता चुका हूं। एक्सला सापल की संधि के अंतर्गत क्या हुआ था कि मद्रास वापस अंग्रेजों को मिल जाता है और अमेरिका की लुइसबर्ग बस्ती वापस पुर्तगालियों को मिल जाती है, फ्रांसीसियों को मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि पर अंत होता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध आप लोगों ने पढ़ा था द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या होता है? ये एक वैसे तो अनिर्णायक युद्ध ही था, तो अनिर्णायक युद्ध, और ब्रिटिशों के प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिशों की हार होती है, जो कि प्रथम मैसूर युद्ध आप आगे पढ़ेंगे। तो ए का 4 केवल ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम की स्थापना की। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं बना। तो इन ऑप्शंस पर आप लोग विचार करेंगे। तो आधुनिक कोच्चि भारत में स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश नहीं था, ये गलत है। ठीक, स्वतंत्रता तक नहीं था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था। आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया था, यह बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे। पांडिचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? पुर्तगाली थी, बिल्कुल सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरे यूरोपीय फ्रांसीसी? जी नहीं, पुर्तगालियों के बाद डचों ने इस पर कब्जा किया था, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ऐसा गलत है। पांडिचेरी पर अंग्रेजों ने भी कब्जा किया था, तो ये भी गलत है। तो केवल ऑप्शन ए सही है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो कौन आए थे सबसे अंत में? फ्रांसीसी आए थे। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया, तो स्वर्ग से उत्पन्न जो सेनानायक कहा गया वो कहा गया रॉबर्ट क्लाइव को। किसको कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को। और किसने कहा था? वो पिट ने कहा था। किसने कहा था? अंग्रेज थे एक, पिट, उन्होंने कहा था। पिट नामक अंग्रेज ने स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा था। इनके बारे में एक दो कथन और भी हैं। एक परसिवल स्पीयर थे, उन्होंने इन्हें भविष्य का अग्रदूत कहा था। परसिवल स्पीयर ने इन्हें क्या कहा था? भविष्य का अग्रदूत। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? तो किससे लिया था बंबई? आप लोगों ने पढ़ा था पुर्तगालियों से। आगे देखते हैं। किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन ब्रेगेंजा से विवाह में मुंबई दहेज में दिया था? तो मुंबई दहेज में दिया था किसने? पुर्तगालियों ने। किसने दिया था दोस्तों? अभी आपने पढ़ा पीछे, पुर्तगालियों ने। आगे देखते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो उस समय जहांगीर के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं। डुप्ले को नवाब खान की उपाधि किसने दी थी? तो वो दी थी आलमगीर द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? किसे निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को। अब सवाल उठता है कि क्यों निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड ने जो हज यात्री होते हैं उनके जहाजी बेड़ों को पर कब्जा कर लिया था, इसीलिए औरंगजेब ने क्रोधित होकर सर जॉन चाइल्ड पर आक्रमण कर दिया था और बंबई को अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और भारत से निष्कासित भी कर दिया था।
जिसके बाद में उसे माफ़ी मांगनी पड़ी थी। आगे बढ़ते हैं। भारत में यूरोपीय शक्ति का पहला किला कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो पुर्तगालियों ने स्थापित किया था। कहाँ पर? कोचीन में। आगे बढ़ते हैं। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो डचों द्वारा स्थापित कारखाना कौन सा था? बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने बंगाल में स्थापित किया था? पहला ऑप्शन है बंदेल, चिंसुरा, हुगली और श्रीरामपुर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चिंसुरा। अगला देखते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम फैक्ट्री का निर्माण किया था? तो पुर्तगालियों ने कोचीन में पहला निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो सूरत में पहले कारखाना किसने स्थापित किया था? अंग्रेजों ने। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किसने किया था? तो जमोरिन ने किया था। आगे बढ़ते हैं। मद्रास की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस डे ने की थी। आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी किसके शासनकाल में? तो मैंने बताया था लुई 14वें के शासनकाल में। किसके में? लुई 14वें के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? तो जो पहला अधिकार प्राप्त हुआ था वो हुआ था लीवेंट कंपनी को। आप लोग याद रखेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आया हुआ क्वेश्चन है और फिर रिपीट हो सकता है। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार जो प्राप्त हुआ था वो लीवेंट कंपनी को हुआ था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। ये सारे के सारे कारखाने, इन सभी जगह पर कारखाने डचों ने अपने स्थापित किए। तो ऑप्शन डी। ये कारखानों के बारे में आपको चारों कंपनियों के बारे में मैंने विस्तार से पढ़ाया, तो इनके कारखाने आप अवश्य याद कर लें, किस किस कंपनी के कहाँ कहाँ पर कारखाने थे। अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं आजकल। आगे बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करते थे? कौन करता था हुगली का उपयोग? मैंने अभी आपको पीछे बताया, तो पुर्तगाली करते थे। आगे बढ़ते हैं। एक्सला-सापल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, बिल्कुल सही बात है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? एक्सला-सापल की संधि से। अंग्रेजों को मद्रास पुनः वापसी, ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडुगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो ये किसने की थी? हैदर अली ने। ये पीछे भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो किसने की थी डिंडुगुल में स्थापना आधुनिक शस्त्रागार की? वो हैदर अली ने। किसकी सहायता से की थी? फ्रांसीसियों की सहायता से की थी। आगे बढ़ते हैं। संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इन कथनों पर विचार करना है। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई थी तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है। गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। तो इनमें से देखिए, ये सदस्यों में से एक थे। फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, लेकिन इनकी मृत्यु गोवा में नहीं हुई थी, ना ही कोई गिरजाघर है। लेकिन गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर का भोज का अनुष्ठान किया जाता है। तो पहला और तीसरा सही, तो ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था? तो इनमें से पुर्तगाली कौन था? नहीं था। बारबोस पुर्तगाली था, पायस भी पुर्तगाली था और नूनीज भी पुर्तगाली था, जो कि एक गवर्नर भी था, आप लोगों ने पढ़ा है। पीटर मुंडी पुर्तगाली नहीं था। अगला देखते हैं। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित थे? तो केवल इसमें भरूच में स्थापित था। कहाँ पर? भरूच में। तो केवल ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं। तो यहीं पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग जो है बेल आइकन को दबा दें ज़रूर। और उसका फ़ायदा आप लोगों को ये होगा कि नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगा, और इसी तरीके की वीडियो, इसी तरीके से सारे सब्जेक्टों को विस्तार से पढ़ाया जाएगा, एक एक टॉपिक को। और उनसे रिलेटेड जो पिछले वर्ष आए हुए क्वेश्चन हैं वो किसी भी परीक्षा में हो, चाहे यूपीएससी में हो, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, बीपीएससी, किसी भी परीक्षा के क्यों ना हो, चाहे एसएससी के हों, सभी को शामिल करके इसी तरीके से आपको एक कंप्लीट वीडियो दिया जाया करेगा, जब एक कंप्लीट टॉपिक पूरा हो जाया करेगा। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।